सर कुछ अपने इस खत्ते की भी बात करते हैं। अमेरिका भारत दिफाई मुआहदे की जो तजदीद को आप खत्ते में ताकत के नए तवाज़ुन के तौर पर देखते हैं, या ये सिर्फ एक अलामती शराकतदारी है? क्योंकि ये मुआहदा 2005 से चलता आ रहा है, और अब अगर अमेरिका भारत को जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी देता है तो क्या पाकिस्तान के लिए मुमकिन है कि वो चीन के साथ अपने दिफाई ताउन को इससे ज़्यादा मुअस्सर सतह पर ले जाए? देखिए शजिया, ये इसमें कोई शक नहीं, हम सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो 2005 में उस वक्त एग्रीमेंट हुआ था, फिर ये 2015 में एक्सटेंड हुआ, फिर 2025 में एक्सटेंड हो गया। देखने को ये रूटीन मैटर लगता है, लेकिन हमारे लिए खासतौर पर पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हमें इसलिए लगा कि पहले जो 20 साल हैं 2005 से लेकर 25 तक ऑलमोस्ट हम जो है लेस रेलेवेंट थे अमेरिका के लिए। हमेशा हमें एक्यूज किया जाता था कि हम डबल खेल रहे हैं, हम एक तरफ अमेरिका के साथ हैं लेकिन हम दूसरी तरफ किसी दूसरे ऑपोनेंट एलिमेंट्स को भी सपोर्ट करते हैं। तो हमें क्रिटिसिज्म लेना पड़ता था हर सदर से तकरीबन। लेकिन इस दफा थोड़ा सा स्ट्रेंज इसलिए लगा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा हमारी तरफ इंक्लाइंड है, रिलेटिवली इंडिया को आइसोलेट किया हुआ है। खासतौर प्राइम मिनिस्टर मोदी को देख लें, वो कितना क्रिटिसाइज करते थे, तेल खरीदने पर करते थे, रूस से क्यों खरीद रहे हैं, ट्रेड की टैरिफ की थ्रेट्स करते थे, और बहुत सारे और इश्यूज थे, ब्रिक्स पर करते थे कि इंडिया क्योंकि पायनियर मेंबर है। तो ये सारा अब लगता है कि इसका मतलब है, और जो मैं हमेशा कहता है वो शायद 2-3 दिन पहले मैं आपके साथ पॉडकास्ट में भी ये कर रहा था कि देखिए ये दुनिया चलती है अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट के साथ। हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कोई खास तौर पर सुपर पावर तो बिल्कुल अपनी इंटरेस्ट में चलती है, जो जिसको वो करीब समझते हैं उसमें जरूर कन्वर्ज पर्सनल करते हैं रिलेशंस आपके मैटर नहीं इंटरेस्ट, करते हैं। तो वो आप करते हैं। अगर कन्वर्ज नहीं करते हैं तो आप जितने मर्जी इंपॉर्टेंट मुल्क को नहीं करते। तो हिंदुस्तान को मुझे लगता है कि कैरेट एंड स्टिक के तौर पर ये प्रेशर डाला गया था पिछले 5-6 महीनों में जो नजर आ रहा था, और आइसोलेशन की गई, टैरिफ बढ़ाए गए, डांटा डपटा गया, ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल 7 एयरक्राफ्ट कहा गया। तो ये बड़ा प्रेशर माउंट हुआ हुआ था, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मजबूरी थी कि वो डोमेस्टिक इलेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो रही थी, फिर उनको करना पड़ा सबसर्वेंट उन ख्वाहिशात के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की थी। फिर साथ ही उन्होंने नोट किया होगा कि मुझे लगता है कि शायद वो इंसेंटिव के तौर पर ये एग्रीमेंट फ्लैश जरूर करते रहे हैं पिछले 6 महीनों में कि हमने रिफ्रेश करना है, और अगर तुम हमारी बात मान लोगे तो हम एग्रीमेंट रिफ्रेश करेंगे। अब कमिंग बैक वेरी क्लोजली क्विकली मैं कवर करता चलूं कि कितना खतरनाक है। ये डिपेंड करेगा कि अमेरिका भी ऑफर क्या करता है। आया फाइटर जहाज करता है, इलेक्ट्रॉनिक करता है, पहले भी चिनूक हेलीकॉप्टर C-130 दे चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे स्पेयर पार्ट्स और दूसरी चीजें देता रहता है। तो आया ये अपाचे हेलीकॉप्टर देते हैं, कोई गनशिप देते हैं, फाइटर जहाज देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज। इट डिपेंड करेगा कि हमारे लिए कितना खतरा है। और आखिरी सवाल जो आपने किया था कि चाइना के साथ, हमारा चाइना के साथ पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज कोलैबोरेशन है। हमें उसको एनहांस की इसलिए जरूरत नहीं है कि क्योंकि इंडिया अमेरिका के करीब हो गया, हम इसलिए एनहांस करते हैं कि हमारी वो जरूरत है और हम म्यूचुअली सपोर्टिव हैं और एक दूसरे की नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए एक दूसरे की बेहतरी चाहते हैं। ठीक। सर भारत की जो हालिया ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर के इस्तेमाल को आप पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा समझते हैं? क्योंकि अभी कल भारत ने अपना एक नया और सबसे भारी सैटेलाइट CMS-03 नामी खला में भेजा है। देखिए, मैं ये बता सकता हूँ कि अभी मई के महीने में 3 सैटेलाइट हमारे कंट्रोल में आ गए थे उनके, इतना मैं बता सकता हूँ। अच्छा। उनको अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं अपने सैटेलाइट का कंट्रोल अपने हाथ से ना गवा बैठे। करते रहे ड्रोन्स और सैटेलाइट्स को ड्रोन, लेकिन हमने जो किया था मई के अंदर, हमने तकरीबन, आपने नोट किया, हंड्रेड्स ऑफ हमारे ड्रोन जो थे, लॉटरिंग मिशन जो थे, वो दिल्ली और गुजरात के ऊपर कई घंटे प्रवास करते रहे थे। सर्वेलेंस हमारे पास थी, सैटेलाइट की पिक्चर हमें भी मिल रही थी, तो हमें कोई खतरा नहीं है। सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च कर लेने से वो कोई डोमिनेंस नहीं हो जाती उनकी। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जो खासतौर पर पाक फ़िज़ाइया 4 सालों से करती आ रही थी। उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए होता है, विजन चाहिए होती है, डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, लीडर चाहिए होता है ऐसा। फिर आपको विल टू फाइट चाहिए होती है सबसे ज्यादा। विल टू फाइट ना हो तो फिर ऑब्वियसली सारी चीजें तरी की तरी रह जाती। बिल्कुल सही। आप जितना भी टेक्नोलॉजी में आगे चले जाएं, सर बराह रास्त जंग का नतीजा तो भारत समेत सारी दुनिया देख चुकी हुई है ना, कि हमने उनके साथ क्या किया है। मगर प्रॉक्सी वॉर और किराए के लोगों के जरिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने में भारत इसमें माहिर है, नो डाउट वो बड़ा टैलेंटेड है। इसके कंट्रोल के लिए आप क्या समझते हैं कि टारगेट बेस्ड ऑपरेशन ही बेस्ट ऑप्शन है, या कोई जदीद मजीद हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए शजिया, आपके प्रोग्राम में जब मैं शायद मई में भी आया था तो मुझे याद है कि मैंने कहा था, जब एक सवाल हुआ था कि वे फॉरवर्ड क्या है, अब आगे क्या होगा, जंग अब कैसी शक्ल इख्तियार करेगी, जब हमने इनके जहाज गिरा दिए हुए थे। तो उस वक्त भी मैंने हर चैनल पे यही अर्ज किया था कि ये अब प्रॉक्सी वॉर इंडिया के लिए बेस्ट ऑप्शन है।
मैं हमारे लिए ज़ाहिर है नहीं है, लेकिन इंडिया के पास जब इतनी पब्लिक एम्बैरेसमेंट हो गई, ऑपोजिशन ने ज़ाहिर है इतना प्रेशर माउंट कर दिया, इंटरनेशनल जो भी तज्ज़िया निगार कह लें या मिलिट्री ऑब्जर्वर कह लें या पॉलिटिकल लीडर कह लें, उन्होंने कहा कि इंडिया ने इसमें शिकस्त खाई है, जहाज़ लूज़ किए हैं। उनकी अपनी लीडरशिप ने आपने देखा कितने कन्फ्यूजिंग बयान दिए हैं पिछले 6 साढ़े 6 महीने के अंदर। तो वही अगर आप इकट्ठे कर लें तो आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस थी, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। तो ये सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो हमें लगता था, और उस वक़्त कोई शक मुझे तो नहीं था, कि इंडिया प्रॉक्सी वॉर के लिए जाएगा। उनके स्लीपिंग सेल्स भी होते हैं, अफ़गानिस्तान फैक्टर उनके लिए। अब आप देखिए जब से ये अभी कुछ तालिबान अर्सा के पहले क्यों सर ज़्यादा बताया गया कदम ना कि बढ़ी एक हैं। हमने भारतीय जासूस भी पकड़ा है। जी, एक वो भी है, और इसके अलावा आप देखेंगे अफ़गानिस्तान की तरफ से दरअंदाज़ी इतनी ज़्यादा एकदम देख लें 5-6 महीनों में बहुत बढ़ गई है। हुँ, हमारे शोहदा के जो नाज़े उठाए हमने हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद हुई है पिछले दिनों जो उन्होंने अटैक्स किए हमने। तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने सोचा कि ये ईज़ी है, आप फंड करके टेरर को हायर कर लें और अपना काम कर लें, ना अपने राफेल गिरवाएँ, ना SU-30 गिरवाएँ, ना आप मिराज 2000 गिरवाएँ, ना MiG-29 और ना कोई और ड्रोन्स वगैरह का नुकसान उठाएँ। तो ये उस वक़्त से एक्सपेक्टेड था, बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है, मेरा ख़्याल है हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा। और जो आप हुँ। टारगेट बेस कह रही हैं, वो नीड बेस पे होगा एज़ एंड व्हेन जब भी मिलिट्री लीडरशिप समझेगी, मेरा ख़्याल है हम रिस्पॉन्ड उसी तरह देंगे। बिल्कुल सही है। ऐसे भारत की प्रॉक्सी तो है ही, जिस तरह से तालिबान और टीटीपी के ग्रुप सबसे पहले ज़हन में आते हैं जब भी हम भारत की प्रॉक्सी की अगर हम बात करें। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारा अभी अफ़गानिस्तान के साथ एक सीज़ फायर मुआहिदा हुआ है, यू थिंक कि वो वाक़तन एक लॉन्ग टर्म कामयाब मुआहिदा कहा जा सकता है? क्या टीटीपी अफ़गान तालिबान की बात मानेगी? मेरा नहीं ख़्याल कि इतना लास्टिंग हो सकता है, और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंट हो जाता है, और अगर डॉक्यूमेंट हो गया तो मुझे लगता है चलेगा नहीं। देखिए, हुँ, शो ऑफ फोर्स जो हमने की है वो टेम्परेरी सॉल्यूशन तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म हमें उनको अप्रिशिएट कराना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अफ़गान तालिबान को, अफ़गान हुकूमत को, टीटीपी को और अफ़गान लोगों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमें अफ़गानिस्तान के लोगों को बताना पड़ेगा कि हमने जो आपका ट्रेड बंद किया हुआ है, आपके गुड्स बंद किए हुए हैं, आपकी खुराक और सप्लाई बंद की हुई है बॉर्डर पर, वो आपकी हुँ, हुकूमत को पनिश करना चाहते हैं, हम आपको नहीं करना चाहते। क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग हमसे अभी भी सिम्पैथेटिक हैं। आपने नोट किया कि उनकी हुकूमत ने काफ़ी कोशिश की कि लोग को मुज़ाहरे निकले, को सड़कों पर एहतजाज करें पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन कोई नहीं निकला। क्योंकि हुँ, उनको एहसान याद है हमने 45 साल पहले किया था और आज तक करते आ रहे हैं। तो ये लास्टिंग तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हिंदुस्तान जो है जिसको कहते हैं ना बार्गेनिंग चिप या नेगोशिएशन लिवरेज अपने हक में कर सकता है, फंड ज़्यादा करके, फैसिलिटेशन ज़्यादा करके, वादे नए-नए करके। तो जब ये सारा हो जाता है तो ज़ाहिर है लुक्रेटिव बड़ा हो जाता है। और लास्ट हुँ, सवाल के जवाब में ये है कि सारे ग्रुप्स की अपनी नेशनल इंटरेस्ट, अपनी-अपनी ग्रुप इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। उनके लिए जो इंस्टेबिलिटी है, वही उनके लिए स्टेबिलिटी है। वो समझते जी, हैं अगर स्टेबिलिटी हो गई तो हमारी वैल्यू कोई नहीं करेगा, हमें पैसे ऑफर नहीं करेगा, हमें एंगेज नहीं कोई करेगा। तो ट्रेडिशनली आप देख लें 18-20 ग्रुप हैं, बड़े-बड़े 3-4 ग्रुप हैं, हक्कानी ग्रुप है, कंधारी ग्रुप है, नॉर्दर्न अलायंस है। ये पुश एंड पुल एक-दूसरे को करते हुँ, रहते हैं, लेकिन एक-दूसरे को एलिमिनेशन का प्लान कभी नहीं करते हैं ये। क्योंकि इनको पता है कि आज अगर हमने एलिमिनेशन किया एक ग्रुप का, कल जी। वो 2 या 3 दूसरे ग्रुप मिलकर उस ग्रुप को एलिमिनेट कर देंगे। इस वक़्त कोई शक नहीं है, 48% पश्तून हैं, आबादी है, लेकिन जब दूसरे ग्रुप मिल जाएँगे तो जब जैसे मैंने कहा पावर स्ट्रगल होगी और जिसके पास माइट होगा वो ज़्यादा उसका राइट हो जाएगा। तो वो चाहते ही नहीं हैं कि हम एक हद से ज़्यादा प्रेशराइज़ करें, और इसीलिए मुझे तो सर अनफॉर्चुनेटली फिर इसकी जो कोई